आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कुंज क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे भारत में संवैधानिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास के बारे में। कल हमने जितना भी पढ़ा था वो सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पास किए गए अधिनियम थे, उसके बारे में हमने देखा था। और आज हम देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भी भारत में अधिनियम लाए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, या फिर भारत में किस तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। उन सभी अधिनियमों को किस तरह से ब्रिटिशों ने पास किया वो आज हम देखेंगे, और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे वो भी हम आज के अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1858 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। ये 1857 की क्रांति होने के बाद लेकर आया गया एक अधिनियम था। दोस्तों, भारत में शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के नाम से इस अधिनियम को जाना जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद फिर भारत का जो गवर्नर जनरल का क्षेत्र था, या फिर जो राजस्व संबंधी मामले थे, वे सभी फिर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गए। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, जिसमें हम देखें तो सबसे पहली विशेषता इस अधिनियम की थी कि इसके तहत ना भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का नाम इन्होंने बदलकर उसको वायसराय कर दिया। और उसके अलावा ये जो वायसराय था वो ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया था। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वे भारत के पहले वायसराय बने थे। इस अधिनियम की अगर हम दूसरी विशेषता को देखें तो इस अधिनियम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर भारत में द्वैत शासन प्रणाली हमेशा के लिए समाप्त कर दी थी। इस अधिनियम की अगर तीसरी विशेषता को देखें तो इसमें एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया था, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति जो थी वो निहित थी। यह जो था वो सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। अंततः ये कह सकते हैं कि जो पद था ना भारत सचिव का, ये पूरी तरह से ये ब्रिटिश में ही ब्रिटेन में ही बैठा होता था। इसके अगर हम चौथे विशेषता के रूप में देखें तो इसमें देख सकते हैं कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया था। और इसका जो अगर हम पांचवी विशेषता देखें तो इस कानून के तहत भारत सचिव के परिषद का गठन किया गया था, और जो एक निगमी निकाय के रूप में काम करता था। और इसे ना भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, और इस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था। 1958 के कानून का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक इसके पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रशासनिक गड़बड़ियां हुई थी उसमें सुधार करना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार का अधिक्षण और उसका नियंत्रण जो है वो किया जा सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली को कोई विशेष परिवर्तन उसमें आया नहीं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी समस्याएं क्रिएट की गई थी उसको सुधारने की कोशिश की गई इस अधिनियम के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्या कहना चाहिए अधिनियम माना जाता है, जिसको पारित किया। इसके भी कुछ विशेष प्रावधान थे जो हम देखते हैं अब इसमें। सबसे पहले हम देखें तो वायसराय जो थे वो कुछ भारतीयों को अपने परिषद में विस्तारित रूप से गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकते थे। जिसमें हम देखें तो सबसे पहले जो गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित हुए थे वे 3 भारतीय थे, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव की नियुक्ति जो है लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में मनोनयन के द्वारा किया था। इसके फिर हम दूसरे जो विशेषता है उसके बारे में अगर देखें तो इसमें देखने के लिए मिलता है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके उन्हें मुंबई तथा मद्रास की सरकार के इसमें मुंबई और जो मद्रास की शक्तियां थी वे वहाँ के गवर्नर जनरल को पुनः दे दी गई। ये कहें कि उनका विकेंद्रीकरण फिर से कर दिया गया। इस प्रकार जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसमें जो दोनों गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर मिलाया गया था ना, उसको फिर से अलग अलग कर दिया गया। फिर हम इस जो है अधिनियम है उसकी अगर तीसरी विशेषता को देखें तो हम इसमें देखते हैं कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया, और इसमें एक पांचवा सदस्य जो है वो सम्मिलित किया गया था। कल हमने जब पढ़ा था तब ये पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य का एक समिति बनाई गई थी, जिसमें आज के 1861 के जो अधिनियम थे उसमें एक और सदस्य को जोड़ दिया गया, और वो पांचवा सदस्य था। ये जो पांचवा सदस्य होता था इसका एक न्यायविद वकील, या ये कहें कि मजिस्ट्रेट, या लॉ का जानकार व्यक्ति इसमें होना आवश्यक था। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार करके 6
से इसकी संख्या बढ़ा करके 12 कर दी गई और क्या कहें कि इसका कार्यकाल जो है वो 2 वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया गया। इस अधिनियम की अगर हम चौथी विशेषता देखें तो इसमें वायसराय को वीटो की शक्ति दी गई और आपातकाल की स्थिति में जब गवर्नर मतलब परिषद की बैठक ना चल रही हो तब उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और ये जो अध्यादेश था ये अधिकतम 6 महीने के लिए वैलिड होता था। उसके अलावा इसमें एक और विशेषता थी कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में ना क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों की स्थापना भी उसका गठन भी किया गया। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि इसमें चुनाव शब्द का इस अधिनियम में कहीं पे भी प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन उसका प्रावधान जो था वो किया गया था। अब वो किस तरह से किया गया था वो हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे तब पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहली विशेषता देखते हैं। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई थी। हालांकि जो बहुमत रखा गया था वो सरकारी सदस्यों के सरकारी सदस्यों को ही बहुमत का अधिकार इसमें दिया गया था। फिर हम इसके दूसरी जो विशेषता है उसके बारे में अगर देखें तो इसमें विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि करके उन्हें जो है बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने जैसे कार्यों के लिए अधिकार मिल गया। फिर हम इसके तीसरे प्रावधान को अगर देखते हैं तो इसमें क्या था कि केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके अलावा गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रांतीय विधान परिषदों में ना गवर्नरों को जिला परिषद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की भी शक्तियां जो थी वो दे दी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 के बारे में। तो इस अधिनियम को हम पार्लियामेंट सुधार के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें इस समय जो है ना लॉर्ड मार्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। तो उनके द्वारा जो है इस अधिनियम को लाया गया था और इसमें काफी सारी सांप्रदायिक अधिकार देने की बातें की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें हम पहला अगर इसकी विशेषता देखें तो इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में इसकी संख्या 16 से 60 कर दी गई, जबकि प्रांतीय विधानसभा में भी इसकी संख्या जो है वो एक समान नहीं रही। फिर हम इसके दूसरे विशेषता के बारे में देखें। इसमें केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन जो प्रांतीय परिषद था उसमें गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति मिल गई। फिर हम इसकी तीसरी जो विशेषता है वो देखते हैं। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और जो प्रांतीय विधान परिषद था दोनों में चर्चा कार्य की शक्ति को बढ़ाया गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो अनुपूरक प्रश्न पूछना या बजट पर संकल्प रखना या बजट से संबंधित प्रश्न पूछना जैसी शक्तियां जो है वे भारतीयों को भी इसमें दी गई। फिर हम इसकी चौथी विशेषता देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया। इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। अगर इस अधिनियम का हम पांचवा विशेषता देखें तो इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा गया था, जिसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को क्या कहना चाहिए कि वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। हम इसके छठवीं विशेषता देखें तो इसमें प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 को। तो इसमें 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम जो है वो बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस समय मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के सचिव थे, जबकि जो चेम्सफोर्ड थे वे भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की अगर हम पहली विशेषता देखें तो इसमें केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। दोनों जो सूचियां थी उनको अलग अलग कर दिया गया और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर नियम कानून बनाने का
या क्या कहें कि मतलब उनको संचालित करने का अधिकार दिया गया। लेकिन सरकार का जो ढाँचा था, वो केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। मतलब कि ये कहें कि केंद्रीय स्तर पर अलग-अलग सूचियों का निर्धारण किया गया, अलग-अलग कार्यों के निर्धारण किए गए, जबकि जो मतलब सॉरी प्रांत के आधार पर अलग-अलग कार्यों का निर्धारण किया गया। और दोनों जो मतलब काम थे, अब केंद्र अपने क्षेत्र के कामों के लिए कानून बनाएगी और जो प्रांत है वो अपने क्षेत्रों के कार्यों के लिए मतलब नियम कानून बनाएंगे। ऐसा मतलब इसमें व्यवस्था किया गया। फिर हम इसकी दूसरी विशेषता को देखें तो इसमें जो प्रांतीय सूची को ना पुनः इसमें दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। इसमें अगर हम बात करें हस्तांतरित विषयों पर, तो वो गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया और इन कार्यों पर मतलब उन मंत्रियों की सहायता से जो मतलब सहायता देनी थी, जो कि विधान परिषद में उत्तरदायी होते थे, मतलब कि जो चुनकर जाते थे, उनका मतलब सहयोग लिया जाता था इसमें कानून बनाने के लिए। और वहीं हम दूसरी ओर अगर आरक्षित वर्ग की बात करें, जो आरक्षित वर्ग के विषय थे या आरक्षित सूचियाँ थी, उन पर गवर्नर जो था उसकी कार्यपालिका के परिषद की सहायता से जो है नियम कानून बनाए जाने थे या उनको उनका संचालन किया जाना था, जो विधान परिषद के प्रति मतलब उत्तरदायी नहीं होते थे। ऐसे लोग उसके लिए जो है मतलब उनका जो आरक्षित सूचियों के जो काम थे उनका संचालन करते थे। इसके अलावा हम देखें तो शासन की इस दोहरी व्यवस्था को ही मतलब क्या कहना चाहिए कि वैध शासन प्रणाली कहा जाता है। हालाँकि ये काफ़ी हद तक ऐसा कहा भी जाता है कि असफल रही, लेकिन हम आज भी अपने भारत में वर्तमान परिस्थितियों को देखें, तो हमारे पास मतलब जो है राज्य की सूची अलग है और केंद्र की सूची अलग है। इसके अलावा एक समवर्ती सूची भी है। अगर हम इसके तीसरे प्रावधान के बारे में देखें, तो इसमें देखते हैं कि इस अधिनियम ने मतलब पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था जो है, वो शुरू कर दी थी। इस प्रकार से भारतीय विधान परिषद के स्थान पर अब द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया था, जो आज भी वर्तमान में बने हुए हैं। दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था, जैसे कि आज किया जाता है। बिल्कुल वैसा ही मतलब ये जो लोकसभा राज्यसभा है, ये उसी समय जो बनाया गया था और आज तक ये उसी तरह से चला आ रहा है। फिर हम इस अधिनियम की चौथी विशेषता को देखें, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मतलब 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी के 3 सदस्यों का भारतीय होना ज़रूरी था। तो टोटल 6 सदस्य थे, जिनमें से 3 भारतीय थे और कमांडर इन चीफ को छोड़ दिया गया था। मतलब उनको अगर मिला लें तो टोटल 4 हो गए। उसके अलावा केवल 2 ही ब्रिटिश जो थे, वो ब्रिटिश सदस्य होते थे। तो कमांडर इन चीफ को भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो 3 भारतीय और 3 ब्रिटिश सदस्य होते थे। फिर हम इसके 5वें प्रावधान को देखें, तो इसमें कहा गया कि सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोप के लिए भी एक मतलब पृथक निर्वाचक सिद्धांत के रूप में इसमें विस्तार की बात की गई थी। इस कानून के अंतर्गत सॉरी इस अधिनियम के अंतर्गत कहना चाहिए कि न संपत्ति कर या फिर शिक्षा के आधार पर जो सीमित मतलब संख्या में लोगों को ना मताधिकार दिया गया था। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो ज़्यादा संपत्ति कर पटाते रहे होंगे, उन्हें मताधिकार दे दिया गया। जो ज़्यादा शिक्षित वर्ग थे, उनको मताधिकार दे दिया गया इस तरह से। फिर इसके हम 7वें प्रावधान के बारे में देखें, तो इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो कि 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का इसमें मतलब गठन किया गया था। इसके अलावा फिर हम इसके अगले प्रावधान के बारे में देखें, में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि आज भी केंद्र में जो बजट आता है वो अलग आता है और राज्यों में जो बजट आता है वो अलग आता है। वो व्यवस्था जो है वो 1919 के जो मांडुगियो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, मतलब जो अधिनियम था, वहीं से शुरू हुई है। अब हम इसकी अगली जो विशेषता है उसके बारे में देखते हैं, तो उसमें हम इसके अंतर्गत एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य 10 वर्षों के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। मतलब वो जो हम साइमन कमीशन देखते हैं ना, वो मतलब यही संवैधानिक आयोग था। इसको 10 वर्ष के बाद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कितना प्रोग्रेस हुआ, उसको चेक करने के लिए आना था। लेकिन जो साइमन कमीशन है, उसकी स्थापना जो है वो 1927 में ही कर दी गई थी और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण भारत में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 को। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। यह एक लंबा और मतलब विस्तृत काफ़ी विस्तृत दस्तावेज है। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान के हमारे जो संविधान है, उसमें सबसे बड़ा भाग जो है वो हमने यहीं से लिया है। इसमें कुल 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ थीं। चलिए इसके प्रावधानों को देखते हैं। इसमें ना इसमें सबसे पहले मतलब ये कह सकते हैं कि अखिल भारतीय संघों की स्थापना की गई, जिसमें राज्य और जो देसी रियासत थे,
उनको एक इकाई की तरह माना गया। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाई के बीच मतलब 3 सूचियों का, जिसमें संघीय सूची, इसके अंतर्गत टोटल 59 विषय थे, राज्य की सूची जिसमें 54 विषय थे, और समवर्ती सूची इसमें जो है 36 विषय थे। इसके आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया, और जो अवशिष्ट शक्तियां जो बच गई थी उसको वायसराय को दे दी गई। हालांकि अब हम इसका दूसरा प्रावधान देखें तो इस अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना मतलब की थी। इसमें ना प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, तथा प्रांतीय स्वायत्ता की मतलब जो प्रांतों को अब ऑटोनॉमी दे दी गई थी। इसके अंतर्गत राज्यों को अपने दायरे में रहकर मतलब ऑटोनॉमी तरीके से कुल मतलब 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार इसमें दिया गया था। और जो हम मतलब इसमें देख रहे हैं कि इसने राज्यों को उत्तरदायी शक्ति की मतलब राज्यों में उत्तरदायी शक्ति की स्थापना की, यानी कि उनको जो ऑटोनॉमी दी गई थी उसके इसमें ना गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर अब मतलब अपना जो है काम करना था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू हुई और 1939 में समाप्त हो गई। दरअसल 1939 में इसके मतलब खत्म होने का कारण ये था कि 1939 में जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण जो वायसराय थे उन्होंने भारत को युद्धरत राष्ट्र के रूप में मतलब घोषित कर दिया। ये बता दिया कि भारत भी इस युद्ध में शामिल है, जबकि भारत की जनता से पूछा नहीं गया। तो इस समय सबसे बड़ी जो शक्ति थी वो कांग्रेस थी, और सबसे ज्यादा प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, तो उन सब ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था, इसलिए ये उस समय खत्म हो गया। फिर हम इसके अगले प्रावधान के बारे में अगर हम देखें, तीसरे प्रावधान के बारे में, तो इसमें केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया, जिसके कारण संघीय विषयों को क्या कहना चाहिए, हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में जो है फिर से उनको बांट दिया गया। हालांकि यह प्रावधान जो है वो इस समय लागू नहीं हो पाया था। फिर हम इसके चौथे प्रावधान के विषय में देखें तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि मतलब जो 11 प्रांत थे उनमें से 6 में द्विसदनों की व्यवस्था की गई, मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों की। तो इसमें हम जो 6 राज्य थे उनमें अगर देखें तो बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में जो है वो मतलब द्विसदनीय व्यवस्था, विधान परिषद और विधानसभा की व्यवस्था की गई। इसके अलावा हम इसके अगले प्रावधान के बारे में देखें तो इसमें हम देखते हैं कि दलित जाति वर्ग, महिला और महिलाओं को, मजदूर वर्ग को अलग से मतलब निर्वाचन व्यवस्था दे दिया गया। मतलब यहाँ पे भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है विस्तार किया गया। इसकी इसकी छठवीं विशेषता हम देखते हैं तो इसमें भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत परिषद की स्थापना की गई थी, उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। और हालांकि इंग्लैंड में भारत सचिव को मतलब एक सलाहकार टीम मिल गई थी, लेकिन भारत में मतलब इस पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम की सातवीं विशेषता है कि इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया, मतलब लगभग 10% जो जनसंख्या थी उनको और ज्यादा मताधिकार दिया गया, चाहे वो शिक्षा के आधार पर हो या कर के आधार पर हो या किसी भी आधार पर हो। इसकी आठवीं विशेषता को देखें तो इसमें आरबीआई की स्थापना की गई, मतलब इसलिए की गई क्योंकि भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण करना जो था वो आवश्यक हो गया था। फिर हम इसके 9वें प्रावधान को देखें तो इस अधिनियम के द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के अगर हम 10वें प्रावधान को देखें तो इसमें न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई, और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई थी। इसके बाद दोस्तों हम अपना जो अगला वो है क्या कहना चाहिए कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता जो है वो उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन शुरू कर दिया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1940 में गठित संविधान सभा के द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की घोषणा कर दी, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है उसे मतलब लागू किया गया। इसके भी प्रावधान थे, वो अब हम एक एक करके देखेंगे, और हम देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा किस तरह से भारत को जो है वो आज़ादी मिली, और मतलब जो भारत को सत्ता का हस्तांतरण किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अधिनियम की पहली विशेषता हम देखते हैं, जिसमें भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही मतलब ऐसा किया गया। फिर हम इसका जो दूसरा प्रावधान है
वो देखते हैं। दूसरे प्रावधान में कहा गया कि मतलब भारत का विभाजन जो है वो 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के सृजन के रूप में किया जाएगा, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। फिर हम इसके तीसरे प्रावधान को देखते हैं। इसकी तीसरी विशेषता के अंतर्गत इसमें वायसराय का पद जो था उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों ही राज्यों में मतलब भारत में और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी, मतलब जो पहली नियुक्ति थी वो करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का किसी भी तरह का कोई भी नियंत्रण या दबाव जो था वो मतलब इस अधिनियम के द्वारा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इस अधिनियम की चौथी विशेषता में हम देखते हैं कि इसमें दोनों ही जो भारत और पाकिस्तान थे दोनों को संविधान मतलब संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी गई। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकते थे, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी मतलब जो सॉरी 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम है उसको भी निरस्त करने के लिए वे किसी भी तरह की कानून को बनाने के लिए स्वतंत्र थे। इस अधिनियम की जो पांचवी विशेषता है इसके अंतर्गत हम देखें तो दोनों ही देशों को मतलब दोनों ही देशों की जो संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण कर सकते हैं, उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने-अपने जो संबंधित क्षेत्र है, उनके लिए विधानसभा का भी निर्माण कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम अब भारत या पाकिस्तान में लागू नहीं होना था, जब तक कि दोनों ही मतलब इस कानून को मानने के लिए क्या कहना चाहिए कि कोई कानून नहीं बना देते, तब तक इन दोनों जगह पर उस ब्रिटिश में मतलब ब्रिटेन में बना हुआ कानून जो है वो लागू नहीं होना था। ये भी शक्ति इस अधिनियम के द्वारा इन दोनों राष्ट्रों को दी गई। तो ये एक तरह से हम देखें तो दोनों जो राष्ट्र थे उनको स्वतंत्र करने की प्रक्रिया ही थी जो इस अधिनियम में मतलब लेकर आई गई थी। फिर हम इसके अगले प्रावधान को देखते हैं। इसमें मतलब ब्रिटेन में जो भारत सचिव का पद था उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। इसकी सभी शक्तियां जो थी अब राष्ट्रमंडलों के राज्य सचिव के हाथों में अब हस्तांतरित कर दी गई थी। दोस्तों इस अधिनियम ने ना भारत की जो देशी रियासतें थी उनको यह अधिकार दिया कि वे या तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं या चाहे तो स्वतंत्र भारत के साथ रह सकते हैं या फिर वे चाहे तो पूरी तरह से मतलब स्वतंत्र ही रह सकते हैं, ऐसा उनको अधिकार दे दिया गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान को जो है वो अब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मतलब घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को मतलब क्या कहना चाहिए कि भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की जो मतलब भारत की जो रियासत थे जो ब्रिटिश संप्रभु के अंतर्गत थे उन सब को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया और इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र को मतलब समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज जरूर पूछिए।